जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन के टू एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बता दिया गया था कि हम जो बैच शुरू करने वाले हैं तिरंगा बैच 2026 के लिए होगा, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और आप लोग वीडियो फ्री में देखिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा के स्वरूप बस एक लाइक चाहिए, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो वीडियो, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो पिछली वीडियो में जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ था उसमें बता भी दिया गया था कि सारे विषय के अलग अलग मेरे पास जो विभाग था वो सोशल साइंस का विभाग था और हिंदी का था। तो सोशल साइंस की हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, भूगोल से। क्योंकि सोशल साइंस आपको पढ़ना है चार, ये हम बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना था, ठीक है ना, और कैसे कैसे सिलेबस था। तो पिछली वीडियो में हमने सारी बातों को बता दिया था, वहां आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का ज्ञान रहना अत्यंत जरूरी है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हम लोग भूगोल। क्योंकि भूगोल और इतिहास चूंकि थोड़ा मोटा है और चैप्टर भी ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा दोनों में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और सिविक्स जो है 10th का बहुत छोटा है, 5-6 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप भूगोल की बात करें और इतिहास की बात करें तो ये दो सब्जेक्ट की जो चैप्टर की संख्या है बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से पहले हम लोग इनको शुरू कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चूंकि हम लोग भूगोल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो बातें आती हैं वो बात क्या है कि जैसे शुरू करते हैं वैसे आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि शुरू में ये जो भूगोल है, ये जो भूगोल आप देख रहे हैं, ये दो शब्द है, दो शब्द है यूनान ग्रीक का, एक है जियो प्लस ग्राफस। देखिए दो शब्द से मिलकर के भूगोल बना हुआ है। ये जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, कितने शब्द से मिलकर के बना हुआ है? दो शब्द से। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफस। जियो का जो अर्थ होता है वो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और ग्राफस का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफस का क्या अर्थ होता है? वर्णन। ग्राफस का क्या अर्थ होता है? वर्णन। यानी अगर कुल मिलाकर बात करें ज्योग्राफी शब्द का, अगर परिभाषा की ओर हम लोग ध्यान दें, भूगोल की परिभाषा की ओर देखें, तो भूगोल की परिभाषा क्या कहता है कि पृथ्वी का, यानी वैसा सामाजिक शास्त्र जिसमें पृथ्वी का वर्णन हो। सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी का वर्णन हो, उसी को हम लोग भूगोल कहेंगे। वैसे अनेक भूगोलवेता, अनेक जो भूगोल के जानने वाले हैं वो अनेक अनेक परिभाषा प्रतिपादित किए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आपको ये बातें समझनी है, ये जो ज्योग्राफी है, ये जो भूगोल है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो भाई पढ़ना है पृथ्वी का वर्णन। तो आप पृथ्वी के वर्णन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पृथ्वी के सतह वाली जितने भी संसाधन उसके बारे में, पृथ्वी के अंदर, उसके बाद ब्रह्मांड, ये सारी चीजों का अध्ययन हम भूगोल के तहत करेंगे। पर्यावरण, ये सब चीज किसमें आ जाएगा? भूगोल में आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ यातायात के बारे में भी देख लेंगे। तो कई सारे विषयों को समाहित करके, कई सारे क्या कहते हैं चीजों को समाहित करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो किताब में जो सिलेबस है वो अमूमन संसाधन पहला यूनिट है। संसाधन में भी आपका खनिज संसाधन 5 यूनिट तक पढ़ना है, क ख ग करके, ठीक है। उसके बाद फिर अलग आ जाता है, कृषि आ जाता है। तो हम लोग पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो ज्योग्राफी शब्द है, जियो प्लस ग्राफस, पृथ्वी का वर्णन, अगर इसकी परिभाषा अगर की हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसमें, वैसी शाखा जिसमें जिसमें पृथ्वी पृथ्वी के विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न, या सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी के विभिन्न, या का पृथ्वी के वर्णन, पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के वर्णन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? अध्ययन करते हैं, भूगोल होगा। क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाती है। क्या कहलाती है? भूगोल कहलाती है। और जितने भी भाषा हैं क्या होगा? भूगोल कहलाती है। अब बात आती है कि सर ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किया था इराटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था?
ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? एक ग्रीक दार्शनिक था। कहाँ का? ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक या ग्रीक विद्वान कहें, ग्रीक के विद्वान इरोटोस्थनीज ने किया था। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक देश के एक विद्वान थे, ठीक है, उनका नाम था इरोटोस्थनीज। इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जनक नहीं है। अब जनक की अगर बात करें, ज्योग्राफी का जनक सर कौन है? तो ज्योग्राफी का जो जनक है, ज्योग्राफी का जनक आपका है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस साहब ज्योग्राफी का जनक है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, उनका एक पुस्तक ही था पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल को व्यवस्थित तरीके से किया। वैसे व्यवस्थित भूगोल का जनक इरोटोस्थनीज को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक लिखा था, उसमें सर्वप्रथम पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था। तो इस वजह से हिकेटियस साहब को भूगोल का जनक कहा जाने लगा। इसी टाइप से व्यवस्थित भूगोल का जनक है, भौतिक भूगोल का जनक है, ठीक है, कई प्रकार के हैं। उतना हमको, चूंकि सिलेबस जो हम लोग का है वो बिहार बोर्ड जो पूछता है वो किताब से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है। तो हम लोग क्यों ना बस थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि क्या पढ़ना है हमें, क्यों ना हम आप सीधे पॉइंट पर आ जाए। जो हम लोग का चैप्टर है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये जो बातें देख रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लेंगे। थोड़ी सी अच्छी बातें हैं, ठीक है। आपको अगर कोई पूछ भी सकता है कि भाई बता दीजिए भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था या भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो ये सामान्य कॉमन जानकारी है, इसको आप बता देंगे। वैसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका सिलेबस की जो बातें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिलेबस की जो बातें वही, क्यों? क्योंकि सर सिलेबस से ही प्रश्न आते होगा, ठीक है। सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे आपके, जितने आपके पुस्तक में दे दिए गए हैं प्रश्न उससे बाहर आज तक बिहार बोर्ड नहीं पूछे, ठीक है। तो उसी को हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग पहला चैप्टर की ओर आ जाते हैं, ठीक है, जो प्रथम चैप्टर है उसकी ओर आ जाते हैं। चलिए तो हम लोगों ने देखा कहां तक? तो भूगोल की कुछ सामान्य जानकारी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले, हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या हुआ? संसाधन। क्या है? संसाधन चैप्टर। चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन। इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्स। क्या चैप्टर है हम लोग का? संसाधन का पहला चैप्टर हम लोग परिचय लेंगे। क्या लेंगे? परिचय। ये आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर संख्या 1 है। लेसन कितना है? 1 है। क्लास 10th का भूगोल का लेसन 1 है, संसाधन का परिचय। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन नियोजन क्या होते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, और संसाधन संरक्षण के कौन कौन से कदम उठाए गए। पढ़ने क्या वाले हैं वो देखिए। पहला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, पढ़ना क्या हमको इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है देख लीजिए। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है इस चैप्टर में हमको वो देखिएगा। ये की पॉइंट हम लिखा रहे। पढ़ना में क्या? पहला पढ़ना है संसाधन की परिभाषा। संसाधन का परिचय की परिभाषा देखना, संसाधन की परिभाषा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार, ठीक है। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण। प्रकार के बाद क्या देखने वाले चैप्टर में? संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण एवं उसकी परिभाषा, एवं उसकी परिभाषा, ये देखने वाले हैं। उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा? संसाधन नियोजन। क्या आ जाता है? संसाधन नियोजन। क्या आता है बाबा? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के बाद क्या पढ़ना है? संसाधन संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का
संरक्षण, क्या पढ़ना है? संसाधन का संरक्षण, संसाधन संरक्षण। उसके बाद क्या पढ़ना है? विभिन्न सम्मेलन, संसाधन संरक्षण के लिए विभिन्न सम्मेलन, संसाधन संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न सम्मेलन, क्या पढ़ना है? विभिन्न सम्मेलन। इतना जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इतना टॉपिक पहला चैप्टर में हमको पढ़ना है, पहला यूनिट में। संसाधन के परिचय में हमको क्या पढ़ना है? इतना। पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं कि संसाधन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। दूसरा नंबर बात, संसाधन के प्रकार कितने हैं वो देखने वाले हैं। संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उदाहरण है, वो देखेंगे। संसाधन नियोजन क्या होते हैं उसके बारे में। उसके बाद संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और संसाधन संरक्षण के लिए विभिन्न जो सम्मेलन हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, चैप्टर का कल्याण है। ठीक है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 6 टॉपिक। तो चलिए इसी 6 टॉपिक में हम लोग पहला जो शुरू करना, हमको पढ़ना क्या वो देख लीजिए। हमें पढ़ना है संसाधन की परिभाषा पढ़ना है। ठीक है, कोई एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है, ये देखिए, ये गोलू मोलू सा एक बच्चा है। ठीक है, इसका नाम है क्या? समस्या। क्या है नाम इसका? समस्या। समझिए, हम चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, बकवास नहीं, चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। ये एक समस्या नाम है इसका, बच्चा का नाम क्या है इसका? समस्या नाम है। अब हुआ यूं कि ये क्या किया कि भाई ये गया स्कूल पढ़ने। कहाँ गया? स्कूल पढ़ने। स्कूल पढ़ने गया, कहाँ गया? स्कूल। तो वहां ही गया और मास्टर साहब से बोले, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, कौन चैप्टर पढ़ा रहे थे? संसाधन ही पढ़ा रहे थे। अब समस्या लेकर गया। समस्या क्या लेकर गया? समस्या। बोलेगा मास्टर साहब ये संसाधन क्या होता है, हमको पल्ले नहीं पड़ा, तनी बताइए क्या होता है। तो समस्या लेकर गया, समस्या मास्टर के पास। अब मास्टर का नाम ही था समाधान। मास्टर का क्या नाम था? समाधान। बोला तुम समस्या लेकर हम इसका समाधान देते हैं। तो अब हुआ क्या, ये पूछा संसाधन क्या होते हैं, तो हम यही बताने वाले हैं बुआ कि आखिरकार ये संसाधन होते क्या हैं, किसको कहेंगे हम लोग संसाधन। ठीक है, अभी समस्या साहब को हम लोग हटा रहे हैं, समस्या को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। हम लोग का पूरा समझने का तरीका यही, समस्या समाधान को लेकर हम लोग चलेंगे। यही 2 व्यक्ति को पकड़ेंगे और सारे चैप्टर में इसी 2 व्यक्ति का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो बात आता है संसाधन की परिभाषा की। किसकी बात आता है? संसाधन की परिभाषा। तो देखिए, अमूमन संसाधन किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता संसाधन कहलाता है। बताइए कि बम को हम संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं? रख तो सकते हैं, देखिए रख सकते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं है। रख सकते हैं उसको, मान्य नहीं है। तो संसाधन का जो समुचित परिभाषा होगा, वो परिभाषा देखिए कैसा परिभाषा होगा। अगर ऐसा परिभाषा लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर 3 नंबर, मतलब 2 नंबर का एग्जाम ये पूछता है संसाधन की परिभाषा, 2 में 2 आपको मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि आपने उस तरीका से बताया है उनको। ये नहीं कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये किसके लिए है? पीछे वाले के लिए। पीछे वाले मतलब जो कमजोर है पढ़ने में। कमजोर तो नहीं होते हैं कोई, बस वो ध्यान नहीं देते, सीरियस नहीं होते हैं, तो वो परिभाषा पीछे वाले के लिए। हम 2 परिभाषा लिखाएंगे। ठीक है, पहला परिभाषा की अगर हम बात करें संसाधन की परिभाषा, तो समझिए संसाधन आप जो भी चीज देखते हैं, पहले जैसे ये मार्कर मेरे पास है, तो ये मेरे पास केवल और केवल साधन है। साधन समझते हैं कि ये लिखने का साधन है, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम बस रखे हुए हैं, ये केवल साधन हुआ, संसाधन नहीं हुआ। संसाधन कब कहलाएगा भाई साहब? जब इसका हम यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। जैसे समस्या व्यक्ति था, वो दिमाग का यूज करे मैंने करता था, तो उसके पास बस दिमाग नाम का एक साधन था, ये साधन है मेरे पास दिमाग नाम का। लेकिन जब ये यूज करना शुरू किया तो उसका दिमाग संसाधन बन गया। तो संसाधन की परिभाषा की और अगर हम देखें हम लोग, तो क्या हो जाएगा? वैसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, वैसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्तुएं, वैसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्तुएं जो
जो जो सजीवों की वैसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्तुएं जो सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से करती है तथा जिसके उपयोग की तकनीक तथा जिसके उपयोग के तकनीक सुलभ होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य होते हैं क्या कहलाता है बउआ? संसाधन। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। देख लीजिए, संसाधन कहलाता है। ये आपका संसाधन परिभाषा। आप उसको समझेंगे, ये नहीं कि लिख दिए। फिर से हम लोग क्या लिए? हैया समस्या नामक व्यक्ति, ये बेचारा नाजुक आदमी, इसका नाम क्या रखे हम लोग? समस्या। क्या नाम रखे? समस्या। ये जब आएगा एक समस्या लेकर, ठीक है। अब मास्टर क्या नाम है? मास्टर का नाम हम लोग रखते हैं समाधान। क्या नाम रखते हैं मास्टरवा का? समाधान। अब हुआ कि ई बोला कि मास्टर साहब हमको संसाधन के बारे में बताइए, हमको समझे में। समस्या लेकर आ गया मास्टर साहब के पास, ठीक है। समस्या क्या लेकर आया? समस्या लेकर आया किसके पास? मास्टर साहब के पास, ठीक है। मास्टर साहब के पास समस्या लेके आए। तो अब मास्टर बोला अच्छा रुको बुआ, तुमको संसाधन समझाते हैं। संसाधन ये समझाने का जो शुरू किए, वो बोले कि भाई वो ऐसी प्राकृतिक मतलब कि जो मानवीय सभ्यता, जो जहां मतलब मानव के उद्भव से पहले जो चीज विद्यमान हो, ठीक है, जो भगवान के द्वारा दिया गया हो, अमूमन तौर पर ये हम समझ के चलते हैं, ठीक है। या अमूमन ये भी इसको कहिए कि जिसमें जान नहीं हो, आप जान शरीर बोलेंगे तो प्राकृतिक मानव थी, भगवान के द्वारा ही दिया गया जीव जंतु, वो भी तो प्राकृतिक है। तो यानी जो भगवान के द्वारा, इतना हम छोटा सा कॉमन लेंगे कि जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है वह वस्तु प्राकृतिक वस्तु, जैसे हो गया आपका नदी हो गया, हम लोग हो गए यानी मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, पर्वत पहाड़ हो गया, हवा हो गया, ये सब, सूर्य का प्रकाश, ये सबको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। यानी जो नेचुरल, जो दिया है पहले से, वैसी प्राकृतिक। तो समझाना सर जी क्या शुरू किए? समस्या को समाधान दिए सर। तो वो क्या बोले कि देखो बुआ, प्राकृतिक वस्तुएं कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधा, जानवर, हम लोग सब, अथवा कृत्रिम वस्तुएं। अब कृत्रिम वस्तुएं क्या है सर जी? तो जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है ना, जो मानव के द्वारा निर्मित, इसको हम मानव निर्मित भी कर सकते हैं, कृत्रिम वस्तुएं, ठीक है। यहां तक सर समझ गए। फिर आगे आए तो बोला कि जो सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये नहीं कि सिर्फ मानव ही संसाधन का उपयोग करता है, संसाधन का उपयोग जितने भी सजीव हैं वे सारे के सारे करते हैं। पेड़ पौधा भी करते हैं। कैसे? तो सर पेड़ पौधा भी सूर्य प्रकाश लेता है, सूर्य प्रकाश भी संसाधन है, तो पेड़ पौधा भी उपयोग करता है। तो सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति। अब सजीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं। अब अप्रत्यक्ष सर कैसे मदद करेगा? तो बताइए, कोई सुंदर सा बगीचा, मनमोहक बगीचा, आप वहां गए, कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई दिया, जहां आप गए आपके आत्मा को एकदम तृप्ति मिल गई, वाह क्या नजारा है, वाह क्या दृश्य है। तो वहां भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई ना, आपकी आनंद का जो मतलब, आप जो प्यासे थे, ठीक है,
उस सुंदर दृश्य के लिए, उस सुंदर दृश्य देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठा, वहां भी तो आवश्यकता की पूर्ति हुई, तो वहां अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति हो गया। अब सर यहां तक समझ गए। अब बात आता है कि जिसके उपयोग की तकनीक सुलभ होती है, ठीक है, जिसके उपयोग की तकनीक क्या होती है, सुलभ होती है, यानी जो आसानी से उपयोग में लाया जा सके। अब देखिए हिमालय के नीचे संसाधन दबा हुआ है, लेकिन उसको खोदने में, उपयोग करने में बहुत बड़ी प्रक्रिया लगेगी, तो वो तो आसानी से उपयोग में लाया नहीं जा सकता है। तो जो आसानी से उपयोग में आ लग सके, जो तकनीक जिसकी, जो मतलब जिसके उपयोग की तकनीक अत्यंत सुलभ हो, जो आसानी से उपयोग में ला सके, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो। आर्थिक दृष्टि मतलब पैसा वैसा की दृष्टि से, मतलब उसको बेचेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर जैसे खेती कर रहे हैं तो वहां से भी कृषि आ रहा है, हमको कृषि को बेच करके फिर पैसा दे रहे हैं, वहां से धन कमा रहे हैं हम लोग, तो वो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो रहा है। फिर उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी कि अब ये नहीं कि समाज उस चीज का मान्यता नहीं दे रहा है तो वो ऐसा चीज संसाधन नहीं फिर आएगा, समाज भी मान्यता देनी चाहिए। जिस संस्कृति समाज में रहते हैं वहां भी उस चीज की मान्यता होनी चाहिए, तब जाकर वो चीज संसाधन बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बार और परिभाषा की हम लोग और देखते हैं, तो इनको बोला कि सर तनी मनी समझ में आया, बेसी नहीं समझ में आया, जैसे कि आप लोग को नहीं आ रहा होगा। तो फिर से एक बार पुनः इसकी ओर बढ़ते हैं कि वैसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्तुएं जो सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से करती है, तथा जिसके उपयोग की तकनीक अत्यंत सुलभ आसान होती है, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं, और पर आंसर कर लीजिएगा, लाभदायक होते हैं एवं सामाजिक तथा एवं होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य होते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक आ गई। चलिए अब संसाधन का उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, उदाहरण यहां लिख रहे हैं क्योंकि नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए दूसरे स्लाइड पे हम लोग लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तब तक, ठीक है, नोट करिए फटाक से। तो देखिए वहां तक तो देख ली थी, परिभाषा समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आप जितना भी वस्तु देखते हैं, जितना भी कुर्सी, मार्कर, बोर्ड, जितना भी चीज देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है। लेकिन एक बात समस्या है भाई साहब, क्या समस्या है, संसाधन तब कहलाएगी जब उसका उपयोग होगा, ठीक है। अगर ये नहीं कि मार्कर मेरे पास रखा हुआ है, साइकिल मेरे पास है, हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो वो साधन है मेरे पास, संसाधन नहीं है। तो संसाधन कोई भी वस्तु कब बनेगा, जब हम उसका उपयोग करेंगे, तभी जाकर वो संसाधन बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि संसाधन का प्रकार हम लोग देखते हैं, संसाधन का वर्गीकरण की बात करते हैं, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तो संसाधन का जो प्रकार है वो दो प्रकार है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा क्या है, दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित, कृत्रिम या मानव निर्मित, क्या है, कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन। पहला क्या है हम लोग का, पहला है सर प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्स, क्या है, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्स, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्स। पहला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है इसका भी वर्गीकरण दो भाग में किया गया, कितने भाग में, दो भाग में, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में, तो दो भाग में। जो पहला जो भाग है वो है नवीकरणीय, कौन सा, नवीकरणीय, नवीकरणीय। और दूसरा जो है वो है अनवीकरणीय, क्या है, अनवीकरणीय, दूसरा क्या है, अनवीकरणीय, ठीक है, दूसरा क्या है, अनवीकरणीय। अब देखिए जो नवीकरणीय संसाधन, चूंकि सबको बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है ना, बारी बारी से ये चीजों को हम लोग को पढ़ना है, फिर से ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। और जो इधर है कृत्रिम या मानव निर्मित है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है, इसको भी कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है संस्थागत, एक क्या है, संस्थागत संसाधन, चलिए एक क्या है, संस्थागत,
संस्थागत संसाधन और चलिए इसको देख लेंगे, याद होगा तो आ ही जाएगा, फ्लो फ्लो में याद आ जाएगा, उसको देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। चलिए, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय की बात कर रहे थे, इसको भी नवीकरणीय को भी दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। नवीकरणीय को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। जो पहला जो भाग है वो है सतत, सतत या प्रवाह, सतत या प्रवाह के आधार पर, और दूसरा जो भाग है वो है जैव। किसके आधार पर? जैव के आधार पर। फिर अनवीकरणीय का भी दो भाग है। अनवीकरणीय का दो भाग क्या है? तो एक है पुनः चक्रीय, दो भाग में पहला क्या है? पुनः चक्रीय, और दूसरा क्या है हम लोग का? अचक्रीय, अचक्रीय, ठीक है, ये दो भाग। फिर जो जैव संसाधन है, जैव भी दो भाग में बढ़ जाता है। जैव कितने भाग में बढ़ता है? दो भाग में। पहला है इसको चलिए ऊपर लिख लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है जैव का, यहीं पर देख लेते हैं। पहला जो हम लोग का है जैव में वो है प्राकृतिक वनस्पति। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है जंतु। दूसरा क्या है? जंतु, ठीक है, या जीव या जंतु। दूसरा क्या है? जीव या जंतु, जीव या जंतु, ये दूसरा है। इधर अगर संस्थागत की बात करें तो संस्थागत या क्या है? संस्थागत या संरचना, संस्थागत या संरचना के आधार पर, और दूसरा जो है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। ये तो सर डायग्राम तो हम तो बना दिए, लेकिन डायग्राम में क्या लिखा है, क्या है ये, मतलब वो समझने के लिए अत्यंत आवश्यक, मतलब वो समझना अत्यंत आवश्यक है हमें, ठीक है ना, उसको नहीं छोड़ के जाना। अब देखिए, चलिए इसकी बात, मतलब इसकी चर्चा हम लोग कर लें। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ठीक है, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, निर्माण किया गया है, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। प्राकृतिक कहने का अर्थ है जो पहले से ही है, हम लोग से पहले से ही है, ठीक है ना, वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे हवा, पानी, नदी, जल, ये सब, ठीक है। लेकिन जल को हम लोग अब जो आने वाला जो समय है, ठीक है ना, तो जल को भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जल को भी बना सकते हैं आने वाला समय, तो उसको भी हम लोग कृत्रिम के रूप में रख सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो क्या होगा परिभाषा? वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ये दो प्रकार में बढ़ जाता है। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ है, नवीकरणीय का अर्थ है कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सके, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब ऐसा संसाधन है कि एक बार उपयोग भी कर लेते हैं तो पुनः पूर्ति उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन जब अनवीकरणीय की बात करेंगे तो इसकी पुनः पूर्ति नहीं होगी, एक बार उपयोग कर लीजिए वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला, कोयला की एक बार उपयोग कर लेने से कोयला जल करके राख हो गया, उपयोग हो गया उसका, तो फिर वह उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप एक बार हवा का उपयोग कर लीजिए तो फिर से हवा ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोयला का उपयोग एक बार हम लोग कर लिए तो कोयला को फिर से दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो अनवीकरणीय होता है, यानी जिसको हम लोग पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकते। एक बार उपयोग करने के बाद वो पुनः उपयोग में लाने के लायक नहीं रहता है, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। होता है इसका निर्माण लंबे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इसका वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा फिर इधर बात करें नवीकरणीय का, तो दो भाग में, एक सतत या प्रवाह। सतत मतलब होता है जो लगातार बना रहता है, तो लगातार कौन कौन चीज बना रहता है? तो जल बना रहता है, हवा बना रहता है, प्रकाश बना रहता है, ये सब ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता, लगातार हमारे पर्यावरण में वो बने रहते हैं। दूसरा बात आ जाता है नवीकरणीय का जैव। जैव मतलब होता है जिसमें जान हो, सजीव, जो सजीव हो, जिसमें जान हो। तो ऐसे कौन कौन चीज है? तो एक है प्राकृतिक वनस्पति, यानी जो भगवान के द्वारा पहले से जो पेड़ पौधा है वो सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा नंबर क्या बात है? जीव जंतु। जीव जंतु में हम लोग आएंगे, जीव जंतु में हम लोग हो गए, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सारे के सारे जितने भी सजीव है वो जीव जंतु में, ये जैव का वर्गीकरण हो गया। फिर अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय कहने का मतलब है कि जैसे धातु हुआ, धातु को एक बार उपयोग कर लीजिएगा, उसको फिर थोड़ा दिन के बाद हम पुनः चक्रित करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब अचक्रीय की बात करें तो कोयला एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसका निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है, तो वो अचक्रीय हो जाएगा। अब इधर बात कर लीजिए कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन। कृत्रिम कहने का अर्थ है
जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, उसको कृत्रिम या आर्टिफिशियल रिसोर्स कहेंगे। तो इसमें दो प्रकार की बात है, पहला है संस्थागत या संरचना। अब जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, संस्थागत संरचना संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, संस्थागत या संरचना वाले संसाधन। चूंकि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्था है, वो बनाया किसके द्वारा गया, तो मानव के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित है, मानव क्या करता है, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर रहा है, तो वो संस्थागत या संरचना संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर बात करें मात्रा एवं गुणवत्ता, तो मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आप कई चीज देखते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तु हो गया, वो भी संसाधन है, मानव के ही द्वारा बनाया गया, उसमें मात्रा देखा जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है कि कैसा क्वालिटी का है। जैसे फोन लेने जाते हैं, मजबूत है कि नहीं है, ठीक है, मार्कर लेने जाते हैं, कॉपी लेने जाते हैं, अच्छा है कि नहीं है, फट जाएगा तुरंत चलेगा, तो वो मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आपका हो गया 3 प्रकार का, इधर 2 प्रकार का, ठीक है। तो ये जो मानव निर्मित संसाधन है, इसके बारे में बाकी सबकी चर्चा धीरे धीरे हम लोग परिभाषा के द्वारा करते हुए चले जाएंगे। और इसी में आप लोग को पता होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेता है जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है, जिम्मरमैन, जिम्मरमैन साहब, क्या नाम है, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ये बहुत बड़े भूगोल शास्त्री थे, क्या थे, जिम्मरमैन एक भूगोल शास्त्री थे, क्या थे, भूगोल शास्त्री, जो भूगोल को जानते थे अच्छे तरीके से। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने, इनका एक कथन था, जिम्मरमैन एक भूगोल शास्त्री थे जिनका एक क्या कथन था, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या कथन था, संसाधन, संसाधन होते नहीं, होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा था कि भाई संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब देखिए कैसे संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी जब मानव की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि कहा जाता आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब तक मानव को ये मार्कर की आवश्यकता नहीं था, लिखने की आवश्यकता नहीं था, तब तक इसका उपयोग भी, इसका पता भी नहीं था कि ये मार्कर इसको कहते हैं, ये था। तो जिम्मरमैन क्या बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते, इस कहेगा कि इस कथन की पुष्टि करें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप एक उदाहरण देकर के समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे, तो समझाना कैसे है कि भाई साहब कि जैसे कि पहले शुरू कहां से करना है कि हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव को जैसे जैसे जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती गई, वो तैसे तैसे हर एक वस्तु का निर्माण करता गया और उपयोग में लाता गया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि साधन, केवल साधन मेरे पास है, उसको हम लोग संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। साधन है मेरे पास, जैसे ये साधन है, लेकिन कन्वर्ट अगर लिखने का, इसका उपयोग हम लोग करेंगे जी, ये साधन है मार्कर सिर्फ, लेकिन उपयोग करने का करेंगे तब ये जाके संसाधन बन जाएगा। तो जिम्मरमैन क्या बोले थे कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम लोग क्वेश्चन इसका जवाब देने के लिए आ जाएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की पुष्टि करें या इस कथन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, कैसे, तो इसको जवाब देना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव की आवश्यकता ज्यो ज्यो बढ़ती गई, मानव त्यों त्यों क्या करते गया, नए नए वस्तुओं का निर्माण करने लगा और उसका उपयोग करने लगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को मानव ही बनाता है, सजीव प्राणी ही बनाता है अपने उपयोग के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन। किसने कहा था, जिम्मरमैन कहा था, ठीक है। ये आपका संसाधन का क्या हो गया, वो वर्गीकरण। इसमें चूंकि उदाहरण हम नहीं लिखे, सबका उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है, सबका उदाहरण लिख देते हैं। जैसे सतत प्रवाह में आपको हवा, ठीक है, वायु, वही हो गया, हवा, प्रकाश, हवा, प्रकाश, जल, ये सब क्या हो गया, सतत प्रवाह। अगर हम जैव में प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पेड़ पौधा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और जीव जंतु, तो जीव जंतु समझ में करते हैं, इसमें जितने भी है मानव आ जाएंगे, मानव आ गए, गाय आ गया, भैंस आ गया, हिरण आ गया इत्यादि इसमें हो जाएगा। पुनः चक्रीय का जो उदाहरण है वो एक उदाहरण है, क्या है इसका उदाहरण, हम लोग बात करते हैं, ये है धातु, क्या है, धातु। और चक्रीय की अगर उदाहरण की बात करें तो अचक्रीय में है जीवाश्म ईंधन, क्या है, जीवाश्म ईंधन। जितने भी जीवाश्म है, अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं इसकी भी चर्चा आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये हो गया। अब संस्थागत या संरचना की अगर बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कोचिंग संस्थान, इसका अगर एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या,
कोचिंग संस्थान, कोचिंग लिख सकते हैं, फैक्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि ये हो गया। उसके बाद मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आप लिख सकते हैं खाने की वस्तु, खाने वाली वस्तु, खाने वाली वस्तु इत्यादि। ये सब क्या हो गया, मात्रा एवं गुणवत्ता। क्वालिटी के आधार पर कि भाई खाने वाली वस्तु, ठीक है, घर बनाने वाली वस्तु, ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, जैसे लेने जाते हैं ना, कहता ईटा 1 नंबर है कि 2 नंबर है, वहां पूछा जाता है तो क्या है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो मानव के द्वारा निर्मित है, उसमें कैसी मात्रा है, उसका गुणवत्ता कैसा है, ठीक है, चलेगा अधिक कि नहीं चलेगा, तो वो मानव ही बनाता है। तो वो क्या हो जाएगा, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आपको खाने वाली वस्तु हो गया, घर बनाने वाली वस्तु हो गया इत्यादि, ये सब किस में चले जाएंगे, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार में चले जाएंगे। तो ये आपका था समुचित संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, यहां तक देख लीजिए। फिर अगली कक्षा में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक आप लोग रिवीजन करके रहिए, कल के क्लास में हम पूछेंगे। पहले समस्त थ्योरी हम बता देंगे, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। पढ़ाने का यही तरीका रहेगा कि सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे। कॉन्सेप्ट बताने के बाद ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा क्लास में ही, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराने के बाद क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में एकदम अति महत्वपूर्ण है और जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं वो प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोगों से, और वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और फ्री में तो वीडियो देखिएगा मत, बस 1 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री में मास्टर को पैसा रखिएगा तो दिक्कत हो जाता है, तो कहें उधारी काहे पढ़ेंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोग से।